हेलो एवरीवन। सो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। हमने लास्ट सेशन तक प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस देखी थी। किस तरीके से इनिशिएशन होता है, कौन से फैक्टर कहां पे बाइंड करते हैं, तो उनकी बाइंडिंग से क्या होता है, कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे टर्मिनेशन होता है, सारी बातें करी। अब यदि आपको प्रोकैरियोट का ट्रांसलेशन थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो आपको यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में उतना जोर नहीं आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में इजीली आ जाएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ में। ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स की बात करें, एक बार छोटा मोटा जो डिफरेंस है पहले वो देख लेते हैं। जैसे डिफरेंसेस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं राइबोसोम्स को कंपेयर करूं दोनों को, तो दोनों के राइबोसोम्स के अंदर क्या डिफरेंस है, एक 70s है, एक 80s है। दोनों में स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट होती है। दोनों के अंदर 3 बाइंडिंग साइट्स होती है, ए साइट, पी साइट, ई साइट। दोनों में फैक्टर बाइंडिंग साइट होती है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर होता है। तो ये तो सारी चीजें कॉमन हो गई। अब टीआरएनए की बात करें, दोनों के टीआरएनए भी वैसे सेम ही होते हैं फंक्शन वाइज तो, लेकिन जो इनिशिएटर टीआरएनए है वहां पे डिफरेंस आ गया। प्रोकैरियोट में इनिशिएटर टीआरएनए फॉर्मिल मैथियोनिन को चार्ज करता है, यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट के अंदर सिंपल मैथियोनिन होता है, फॉर्मिल मैथियोनिन नहीं होता। तो सबसे पहला डिफरेंस आया, एन फॉर्मिल मैथियोनिन is not the initiator अमाइनो एसिड। ये पहला अमाइनो एसिड नहीं होता है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, एमआरएनए को कंपेयर करो। एमआरएनए को कंपेयर करोगे तो कैप प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, ठीक। यूटीआर दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोट्स के यूटीआर को अपन लीडर और टेलर सीक्वेंस बोलते हैं, और यूकैरियोट का जो होता है उसको अपन सिंपली यूटीआर बोल देते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। देन उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एमआरएनए के अंदर मैंने बताया था कोजेक सीक्वेंस होता है, और एयूजी इज द पार्ट ऑफ कोजेक सीक्वेंस। कोजेक सीक्वेंस जो एयूजी है, स्टार्टिंग कोडोन वाले एयूजी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी एयूजी की बात नहीं कर रहा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि दिस एयूजी इज द स्टार्टिंग कोडोन। ये जो स्टार्टिंग कोडोन वाला एयूजी है वो कोजेक सीक्वेंस का पार्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस से भी नीचे पाया जाता है एयूजी, वो अलग ही होता है, वो इसका पार्ट वार्ट नहीं होता है। फिर एक और चीज, प्रोकैरियोट के अंदर यदि एयूजी अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह कभी कभी जीयूजी, कभी यूजीजी इनको भी यूज कर सकते हैं एज स्टार्ट कोडोन। बट यहां पे ओनली एयूजी एक्ट्स एज स्टार्ट कोडोन। केवल एयूजी है वही स्टार्ट कोडोन की तरह एक्ट करता है, और नहीं कर सकते। फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस, दो बड़े बड़े डिफरेंसेस देखो। पहला, प्रोकैरियोट में क्या होता है कि शाइन डेल्गर्नो सीक्वेंस होता है, उससे 16s आरआरएनए है वो जुड़ जाता है स्मॉल सब यूनिट का। तो वो ऐसे ही जुड़ता है कि फर्स्ट एयूजी ऑटोमेटिक पी साइट के ऊपर आ जाता है। फर्स्ट एयूजी जो होता है वो ऑटोमेटिक पी साइट में आ जाता है, वहां बाइंडिंग ऐसी होती है। लेकिन यहां यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, यूकैरियोट के अंदर जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है ना, प्री इनिशिएशन
कॉम्प्लेक्स, वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है कैप के साथ, बाइंड ऑन कैप, वो कैप के साथ बाइंड करता है, तो उसकी पी साइट के अंदर स्टार्ट कोडोन नहीं आता। कैप के ऊपर बाइंड करने के बाद स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग फॉर स्टार्ट कोडोन, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो स्कैन करता है राइबोसोम के साथ में, मतलब एमआरएनए के ऊपर, और वो एमआरएनए में जब एयूजी आ जाता है तो वो रुक जाता है, पी साइट में जब आ जाता है तो वो रुक जाता है। तो यहां पर स्कैनिंग होती है फॉर स्टार्ट कोडोन, ना कि स्टार्ट कोडोन ऑटोमेटिकली पी साइट के अंदर है, ऐसा नहीं होता। ये चीज क्लियर। फिर उसके बाद में एक और चीज बताता हूं आपको मैं, यहां पर जो एमआरएनए होगा वो सर्कुलराइज होगा, एमआरएनए इज सर्कुलराइज्ड, एमआरएनए है वो सर्कुलराइज्ड होगा। और लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, थोड़ा सा याद करना मेरे साथ में। जब प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने पढ़ा था इनिशिएशन, तो इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ था, जब एक राउंड ट्रांसलेशन का कंप्लीट होता है तो राइबोसोम की जब दोनों सब यूनिट सेपरेट होती है, राइबोसोम रिसाइक्लिंग, उस समय पर इनिशिएशन फैक्टर 3 आकर के ई साइट पे बाइंड हो जाता है ताकि राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट बाइंड ना हो, याद आया। फिर उसके बाद में 1 आता है, वो ए साइट में आके बाइंड हो जाता है। फिर इनिशिएशन फैक्टर 2 आता है जीटीपी और टीआरएनए को लेकर के, फिर वो बाइंड होता है ए के ऊपर और ऐसे करके पहला टीआरएनए कहां आता है, पी साइट के अंदर, याद आया वो सारी चीज। फिर एमआरएनए आ जाता है, समझ में आई चीज। वहां पर क्या हो रहा है, एमआरएनए पहले आ गया, उसके बाद में बड़ी सब यूनिट आती है, याद करो आराम से, चाहे से डायग्राम अपने देख लो बनाए हुए जो है। वहां एमआरएनए पहले आता है स्मॉल सब यूनिट के ऊपर, उसके बाद में वो सेकंड वाला जो फैक्टर है उसकी जीटीपीएज एक्टिविटी होती है जिससे कंफर्मेशन चेंज होते हैं, और उसके बाद में वो बड़ी सब यूनिट आ जाती है, ऐसे करके सारा काम होता है। यहां पर पहले राइबोसोम पूरा बन जाएगा, उसके बाद एमआरएनए आएगा, या बेटर यूं कहें कि एमआरएनए के पास राइबोसोम जाता है, ना कि एमआरएनए आता है, क्योंकि यहां एमआरएनए बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा वो पहले यहां पर काम करेगा। तो ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। प्रोकैरियोट्स के अंदर टीआरएनए पहले आ जाता है, राइबोसोम के प्रोकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए पहले आ जाता है, टीआरएनए बाद में आता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर पहले सारा सेटअप हो जाएगा और एमआरएनए सबसे लास्ट में एंटर करेगा। तो ये ध्यान रखना है, tRNA always comes before mRNA। ये है एक बार के लिए अपने पास में बेसिक से डिफरेंसेस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। अब मैं बात करता हूं इनिशिएशन की, और देखो इनिशिएशन में आपको मैंने समझा रखी है सारी की सारी चीजें, तो वैसा ही होने वाला है, ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लेट सपोज स्मॉल सब यूनिट है, ये यहां पे ई साइट हो गई, ये यहां पे पी साइट हो गई, और ये यहां पे ए साइट हो गई, ठीक है। अब कौन कैसे कब आएगा तो मैं एक सीक्वेंस में लिख देता हूं और उसके हिसाब से आपको याद करना होगा। देखो सबसे पहले एंट्री होती है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 की। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 जाके बाइंड करता है ई साइट के ऊपर। कहां पे बाइंड करेगा, ई साइट पे। ये है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, ई साइट पे बाइंड करता है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे एंट्री होती है
यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 की, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 की जो साइज होती है वो साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है 40s सब यूनिट के। यानी कि जितना बड़ा ये राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, लगभग उतना का उतना बड़ा कौन है? इनिशिएशन फैक्टर 3। तो इनिशिएशन फैक्टर 3 एक बहुत बड़ा सा फैक्टर होता है और ये पूरे राइबोसोम के ऊपर ऐसे बाइंड करता है। ये है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, ये आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री होती है एक और फैक्टर की जिसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 1 के ऊपर आके बैठ जाता है। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 है वो 1 के ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक। देन उसके बाद में एंट्री होती है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A की, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A की। 1A आता है और A साइट में आके जुड़ जाता है। ये है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, ये इसके साथ में आके जुड़ गया। काम आपको पता ही है किसका क्या रहने वाला है। जो A में जुड़ेगा वो क्या काम करेगा? वो A में फर्स्ट tRNA के एंट्री को रोकेगा। जो E में जुड़ेगा वो क्या काम करेगा? वो स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट को बाइंड होने से रोकेगा। अब आता है इनिशिएटर tRNA। ये है इनिशिएटर tRNA, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है नॉर्मल मैथियोनिन और इसको भी लाने का काम कर रहा है एक फैक्टर जिसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और इसके साथ जुड़ी हुई है जीटीपी। ये एंट्री हो गई अब इसकी, और इसकी एंट्री जैसे ही होती है तो पी साइट के अंदर पहले से tRNA आके बाइंड हो जाता है। ये मैथियोनिन इसके साथ में जुड़ा हुआ ही है और ये यहां पे इनिशिएशन फैक्टर 2 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और इसकी ये जीटीपी। इतना काम हो गया हमारे पास। जब ये सारी की सारी फैक्टर्स वगैरह जुड़ जाते हैं ना, तब जाकर के ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है 43S कॉम्प्लेक्स। 43S कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप देख लो 43S कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या आया, चीज समझ में आई। अब एक काम करते हैं अपन, यहां पर जो जो फैक्टर्स आए हैं उनके काम समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, ये दोनों इक्विवेलेंट है इनिशिएशन फैक्टर 3 ऑफ प्रोकैरियोट, ये एक काम हो गया अपना। अब ये क्या काम करेगा आप वहां देख लो आराम से। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A is equivalent to initiation factor 1 of prokaryote, ये प्रोकैरियोट के इस फैक्टर के साथ में इक्विवेलेंट हो गया। अब जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, इट इज इक्विवेलेंट टू इनिशिएशन फैक्टर 2 ऑफ प्रोकैरियोट, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे अपने को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी डिफरेंस यहां पे होने वाला है। क्या डिफरेंस रहेगा यहां पे देखिए, मैं बताता हूं आपको। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोट का इनिशिएशन फैक्टर 2 है, इसकी खास बात है कि इट कैन हाइड्रोलाइज
इट्स जीटीपी, ये अपनी जीटीपी को खुद हाइड्रोलाइज कर सकता है। जीटीपी जुड़ी हुई है और ये टीआरएनए लाने का काम करता है, फर्स्ट टीआरएनए। लेकिन जो यूकैरियोट का इनिशिएशन फैक्टर 2 है, इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज इट्स जीटीपी, ये अपनी जीटीपी खुद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। तो एक दूसरा फैक्टर है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5b। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिम्युलेट जीटीपीएज ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। ये बात आपको आगे थोड़ी देर में समझ में आएगी, अभी के लिए तो आप बस खाली इतना सा लिखा के छोड़ दो, कोई वो जरूरी नहीं है। यहां पे बस ये ध्यान रखो कि यहां का जो 2 है वो अपनी जीटीपी खुद नहीं तोड़ सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी जीटीपी तुड़वाने के लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। और वो दूसरा कौन है, वो है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5b। सब आएगा आगे, आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। अब अपन बात करते हैं असेंबली ऑफ राइबोसोम की विथ ऑल सब यूनिट्स। ये राइबोसोम की असेंबली मैंने आपको अच्छा यहीं पे बता दी। चलो, ये राइबोसोम असेंबल हो गया, ये जो है वो है असेंबली ऑफ राइबोसोम विथ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। तो जो अगली स्लाइड में मैं बताने वाला था वो मैंने यहीं पे आपको बता दिया है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, एक फैक्टर है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जिसके साथ में जीटीपी जुड़ी होती है और इसके साथ में इनिशिएटर टीआरएनए भी होता है, ठीक है। पर ये अपनी जीटीपी को खुद हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, और ये हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 है जिसकी साइज है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है 40s सब यूनिट के, ये मैंने आपको वहां पे बताया था। इसकी एक और खास बात है, इसकी खास बात यह है कि इट इंटरेक्ट्स विथ ऑल फैक्टर्स इनिशिएटर टीआरएनए, इसको टीआरएनए आई लिखेंगे, इनिशिएटर टीआरएनए एंड 40s सब यूनिट, ये सबके साथ इंटरेक्ट करता है। इसका इंटरेक्शन जो है वो 40s राइबोसोम के साथ तो होगा ही होगा, जितने भी फैक्टर जुड़े, इनिशिएशन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 1A, 2, 5 सबके साथ में। देखो ये लिखा मैंने ऑल फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका काम क्या है, रोल क्या है, इसका रोल है असेंबली ऑफ 43s कॉम्प्लेक्स। 43s कॉम्प्लेक्स है, उसकी असेंबली करना ही इसका काम है। चलो ये देखो, ये बुक का जो है डायग्राम है, थोड़ा इसको भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था लास्ट राउंड वाला राइबोसोम, ये सेपरेट होगा क्योंकि रिसाइकलिंग होगी यहां पे। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, राइबोसोम रिसाइकलिंग। राइबोसोम की रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग, राइबोसोम रिसाइकलिंग है। वो रिसाइकलिंग के बाद में सबसे पहले एंट्री होती है 1 की, 1 आके जुड़ जाता है ई साइट के ऊपर, देखो ये जुड़ गया,
फिर उसके बाद में एंट्री होती है 3 की, ये बड़ा है तो ये सबके पीछे दिखा दिया इन्होंने बना करके। फिर उसके बाद में एंट्री होती है 5 की, 5 1 के साथ जुड़ जाता है। फिर A आता है, वो A साइट में जुड़ जाता है। बाद में आता है इलोंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 GTP, जो इनिशिएटर tRNA को लेके आ रहा है। अभी तक mRNA की बात नहीं करेंगे, अब करेंगे। ये अलग चल रहा है और इसके साथ mRNA की प्रिपरेशन है वो अलग चल रही है, क्योंकि यहां mRNA भी बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर होगा ट्रांसलेशन के लिए। बताता हूं, देखो कैसे होगा। mRNA के साथ में क्या किया जाएगा वो समझिए। एक फैक्टर है जिसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F। क्या नाम है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F। ठीक है, अब इसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं, मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स, मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स का मिलके ये बनता है। इसकी एक सब यूनिट होती है, उसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। दूसरी सब यूनिट होती है, उसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। तीसरी सब यूनिट है, उसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A। EGA ऐसे याद करना आपको, EGA, EG है EGA। अब इनके काम देखो। पहला जो E है ना, ये E क्या करती है, ये बाइंड करती है 5 प्राइम कैप को, बाइंड 5 प्राइम कैप एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। ये 5 प्राइम कैप और G के साथ बाइंड करती है। ठीक है, दूसरा आ जाओ G के ऊपर। अब G में एक तो लिख ही दिया आपको आपने कि किसके साथ में ये बाइंड कर रही है। ये बाइंड करती है, बाइंड्स विथ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। E के साथ बाइंड करती है, उसके साथ साथ mRNA के साथ में बाइंड करती है, उसके साथ साथ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ में भी ये आके बाइंड करती है। क्लियर हो गया? अभी देखो डायग्राम बनाऊंगा, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर उसके बाद में आ जाओ ए के ऊपर। ए क्या कर रहा है, ये बाइंड करता है, बाइंड्स विथ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G mRNA। mRNA के साथ में भी बाइंड करता है और उसके साथ में भी, और एक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B। चूंकि B जो है ना वो F का पार्ट नहीं है, इसलिए B को मैंने यहां नहीं लिखा है। अब आप चीज समझिए। सबसे पहले ये है mRNA और इस mRNA के अंदर ये पॉली ए की टेल हो गई, पॉली ए की टेल हो गई, मतलब बहुत लंबी होगी आपको पता है, और इधर की साइड में ये कैप हो गई, ये 5 प्राइम कैप है। ठीक है, अब सबसे पहले जो फैक्टर 4E है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, वो कैप के साथ में बाइंड होता है, तो ये बाइंड हो गया E कैप के साथ में। उसके बाद आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G, तो जो G है वो E के साथ में बाइंड होगा, E के साथ में बाइंड होने के साथ साथ ये mRNA के साथ में भी बाइंड होगा, ये G बाइंड हो गया, और ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ भी बाइंड होगा। अभी मैं बताऊंगा। जो पॉली ए दिख रहे हैं ना, इन पॉली ए के साथ में एक प्रोटीन जुड़ा रहता है जिसका नाम है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। अभी रुको एक बार आप, ठीक है, इतना काम हो गया। फिर उसके बाद में आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर
ए जो है वो जी और mRNA के साथ में बाइंड करेगा, तो ये ए है वो इनके साथ में बाइंड कर गया। इतना हो गया ना, काम अपना कंप्लीट। अब जी और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन की, अच्छा ई बी जो है वो बी यहां बाइंड करेगा, mRNA के साथ में भी बाइंड करेगा और इसके साथ ए के साथ भी बाइंड करेगा। अब जो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है ना, वो क्या करते हैं, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन और जो जी है इन दोनों के बीच में एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होने वाला है, देखो ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। मैं अभी फटाफट बना के दिखा देता हूं आपको। ये मेरा वाला डायग्राम है, ये आप अपने नोटबुक में बना लेना, इसी को समझना। बुक्स के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग बात भी दी हुई होती है कई बार, और हर बुक का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सबसे सही है और सबसे अच्छा है। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ये देखो, ये mRNA गोल हो गया ना। अब ये mRNA रेडी है। अब जो है वो ये मतलब इसके ऊपर आएगा राइबोसोम। राइबोसोम जैसे मान लो यहां पर है स्टार्ट कोडोन AUG है, लेट सपोज यहां पे है AUG स्टार्ट कोडोन। अब राइबोसोम जो है वो पूरी सब यूनिट के साथ में यहां पे जुड़ेगा, फिर आगे चलेगा, ढूंढेगा AUG को। जहां AUG आया, राइबोसोम में पहले से इनिशिएटेड tRNA बैठा हुआ है, उसका एंटीकोडोन AUG को पकड़ लेगा। राइबोसोम पहले पूरा बनता है, उसके बाद में आगे की कहानी होती है। तो ये अपने पास में इतना सा काम हो गया mRNA की प्रिपरेशन। mRNA इस प्रकार से काम करता है। अब चलिए ये देखो, यहां पे छोटा सा जो दिखा रखा है रिप्रेजेंटेशन, E जो है वो कैप से जुड़ जाता है, फिर फैक्टर 4G आता है, 4A आता है। मतलब ये इनका सीक्वेंस कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करो चाहे से कौन पहले आता है कौन बाद में आता नहीं आता। देखो यहां पे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये बनी हुई है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ध्यान से सुनो। हमने कहा कि एक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B होता है, ठीक है। बी का काम क्या है, बी कौन है? बी का सिंपल एक ही काम है, इसका काम है एक्टिवेट करने का, एक्टिवेट्स यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A। ये ए को एक्टिवेट करता है, तो इसका मतलब अब ए का काम देखना पड़ेगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A का क्या काम है? ई का काम है कैप को पहचानना, जी का काम है mRNA से भी जुड़ना, कैप वाले ई से भी जुड़ना, पॉली ए से भी जुड़ना, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन से भी जुड़ना। ए का क्या काम है? ए जो है वो एक हेलिकेज है, ए एक हेलिकेज, और जो हेलिकेज होगा वो क्या करेगा, वो रिजॉल्व करेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को। अब यदि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी रहती तो आगे थोड़ी बढ़ पाते। अच्छा, और थोड़ी सी बात, ए एक DEAD फैमिली का मेंबर है, DEAD फैमिली मेंबर है ये। डी का मतलब हो गया एस्पार्टेट, ई का मतलब हो गया ग्लूटामेट, ए का मतलब हो गया एलानिन, और डी का मतलब हो गया एस्पार्टेट। तो ये कोई एक फैमिली है हेलिकेज की, जिनके अंदर ये पर्टिकुलर डोमेन पाया जाता है, और ये जो डोमेन है वो डोमेन
जो है वो इसमें भी पाया जाता है, इसलिए ये उसी फैमिली का मेंबर है। एक चीज तो ये इतनी समझ में आ गई आप लोगों को। फिर उसके बाद में और मैं बताता हूं, देखो एक फैक्टर है जो अपन ने पीछे छोड़ दिया था, उसको यहीं लिख लेते हैं। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, जिसका काम था 1 के साथ जुड़ के ब्लॉक करने का, और साथ ही साथ ये प्रमोट करता है बाइंडिंग बिटवीन 60s एंड 40s सब यूनिट्स। ये दोनों सब यूनिट्स के साथ में बाइंडिंग को प्रमोट करता है। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद में एक और चीज बताता हूं, एक इनिशिएशन फैक्टर और है अलग से, उसका नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4। ये क्या करेगा, इसका रोल होता है टू ब्रिंग mRNA टू 40s सब यूनिट 40s सब यूनिट्स। ये 40s सब यूनिट्स के साथ में mRNA को आगे जोड़ने का काम करता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब ये देखो ऐसे शक्ल देख लो किस तरीके से सर्कलराइज होता है। देखो अलग अलग बुक्स के अंदर, फिर से मैं कहूंगा, अलग अलग आपको डायग्राम्स वगैरह मिलेंगे। आपको जो सबसे ज्यादा इजी लगता हो आप वो याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। सही तो सारे ही है, ऑब्वियस सी बात है, अल्टीमेटली सही तो सारे ही होते हैं, बस आपके क्या समझ में आ जाता है वो देख लो। देखो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 F है, इसमें 3 आते हैं, EGA। ई है वो बाइंड हो रखा है, ये ई है, ये कैप के साथ बाइंड हो रखा है। ये जी है जो ई के साथ भी और ए के साथ में भी बाइंड हो रखा है, और ये जो बड़ा सा फैक्टर था वो सबके साथ में बाइंड होता है। और फिर ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है जिसकी प्रॉपर बाइंडिंग दिखा नहीं रखी इन्होंने। तो ये इस तरीके से सर्कुलराइज रहता है। ये देखो एक और मतलब डायग्राम, अगर आपको ये समझ में आए तो ये सही है। जब स्मॉल सब यूनिट प्रिपेयर हो जाती है, 43s बन जाता है कॉम्प्लेक्स, तो mRNA को इस पे लाया जाता है, या यूं कहें ये जाता है mRNA के पास में। फिर स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग होगी, स्टार्ट कोडोन AUG आएगा, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये राइबोसोम की 60s और 40s सब यूनिट अलग हो जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अलग ना होके सर्कल फॉर्म में चलती रहती है बार बार, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये तो अच्छी बात भी है, फायदा भी है सर्कुलर फॉर्म का। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं अपनी। स्टार्ट कोडोन है वो कैसे ढूंढा जाता है, तो स्टार्ट कोडोन है वो स्कैनिंग करके ढूंढा जाता है। आपको समझ में आ गया। देखो सर्कुलर mRNA है जो डायग्राम बनाया था, सर्कुलर mRNA के ऊपर 43s कॉम्प्लेक्स आके जुड़ता है। ये 43s कॉम्प्लेक्स है वो आके जुड़ेगा। ये जुड़ने के बाद अब मैं जैसे जैसे आपको बताऊं वैसे वैसे इमेजिन करते जाओ। ये जुड़ गया, ये वाला डायग्राम ध्यान रख लो। ये जुड़ने के बाद में स्कैनिंग चालू होती है। स्कैनिंग इन 5' to 3' on mRNA in ATP dependent manner, ATP dependent manner। ये ATP डिपेंडेंट मैनर के अंदर स्कैनिंग हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या होगा, कभी ना कभी तो AUG आएगा। जैसे ही AUG आता है वैसे ही वो जो स्कैन हो रहा था, tRNA तो पहले से ही प्रेजेंट था,
और ये बाइंडिंग प्रॉपर हो जाती है। जैसे ही स्कैनिंग होगी कभी ना कभी AUG आएगा और AUG आते ही गाड़ी रुक जाएगी। तो AUG आएगा, AUG कम्स, और AUG के आने से कोडोन एंटीकोडोन पेयरिंग होगी। जब कोडोन एंटीकोडोन की पेयरिंग हो जाती है तो कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं। अब ये कोडोन एंटीकोडोन की पेयरिंग हो गई, तो कोडोन और एंटीकोडोन की पेयरिंग से कन्फर्मेशन चेंज आते हैं। कॉन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं। जैसे ही कॉन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं आगे देखिए क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज आएगा। अब जैसे ही ये कन्फर्मेशन चेंज आएगा तो इस कन्फर्मेशन चेंज का रिजल्ट क्या निकलेगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज हो जाएगा तो एक और कन्फर्मेशन चेंज आएगा, कन्फर्मेशन चेंज इन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 है वो कन्फर्मेशन चेंज इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज आएगा तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा GTPase एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। जब GTPase एक्टिविटी इसकी होगी तो उसकी वजह से आगे क्या होगा, इसकी वजह से यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 GDP के साथ में रिलीज हो जाएगा। ये यहां पे रिलीज्ड, ये रिलीज हो गया। अब ये जैसे ही रिलीज हो गया और इसके साथ साथ में इसी के साथ साथ में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 है वो भी रिलीज हो जाता है, ये भी रिलीज हो गया। चलिए दोनों के दोनों रिलीज हो जाते हैं यहां पे। देन उसके बाद में अब आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B बाइंडिंग। इसकी बाइंडिंग यहां होती है। तो एक बार छोटा सा करेक्शन कर लेना, जो मैंने आपको यहां पे B के बारे में बताया था 5 एंड ऑल्सो प्रमोट यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 GTPase एक्टिविटी, इसको भी प्रमोट करने का काम ये करता है। तो यहाँ पे ये बस 5 कर लो, आगे की कहानी अभी मैं बताता हूं आपको। हाँ तो भाई एक नया फैक्टर आके बंध गया, नया फैक्टर का नाम है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B। जब ये आके जुड़ जाता है तो अब 60S सब यूनिट बाइंड होती है, 60S सब यूनिट बाइंडिंग, 60S सब यूनिट है वो बाइंडिंग हो जाती है। जब 60S सब यूनिट बाइंडिंग हो जाती है तो इस 5 की GTPase एक्टिविटी भी होती है। GTPase एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, इस 5B है उसकी भी यूकैरियोटिक GTPase एक्टिविटी होती है। और GTPase एक्टिविटी इसकी होगी तो ऑलमोस्ट ऑल फैक्टर्स रिमूव, ऑल फैक्टर्स रिमूव, सारे फैक्टर हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब हमारे पास में बचा ये स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट
इस स्मॉल सब यूनिट के अंदर सर्कुलराइज्ड फॉर्म के अंदर mRNA और पहला tRNA विथ मैथियोनिन, और ये A साइट है वो खाली पड़ी हुई है, P साइट के ऊपर आ रखा है। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप है वो चलने के लिए तैयार होता है। तो ये हुआ अपने पास में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है वो पूरा का पूरा। अब मैं आपको एक बार नोट डाल के कुछ चीज लिखा देता हूं। देखो नोट, आपने ये देखा कि जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है वो अपनी जीटीपीएज एक्टिविटी खुद नहीं कर सकता। इसको अपनी जीटीपीएज एक्टिविटी के लिए भी कोई दूसरा फैक्टर चाहिए होता है। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपीएज एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकता। जीटीपीएज एक्टिविटी कैन नॉट बी कैरिड आउट, कैन नॉट बी कैरिड आउट, ये काम नहीं कर सकता। तो ये इतना सा आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया अपने पास में, और अभी ट्रांसलेशन का इलोंगेशन पढ़ते हैं अपन। इलोंगेशन सिंपल है, जैसे अभी मैं सारा नहीं बना रहा और काम की चीजें बना देता हूं मैं। जैसे मान लो ये mRNA है और इस mRNA के अंदर यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है राइबोसोम, ये P साइट है, ये A साइट है। P साइट में tRNA है वो जुड़ा हुआ है, और अब A साइट की बारी है। एक फैक्टर हुआ करता था इलोंगेशन फैक्टर TU, वो जीटीपी मतलब जीटीपीएस था, वो लेके आता था टीआरएनए को, चार्ज्ड टीआरएनए को। यहां पर एक फैक्टर होगा, उसका नाम है, जैसे कोई भी मान लो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड 2 बोल देता हूं इसको मैं, और ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है। तो यहां पर एक फैक्टर आता है, उस फैक्टर का नाम है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, और इसके साथ में ये जीटीपी जुड़ी हुई है। तो जो काम वहां पे कौन कर रहा था, यूकैरियोटिक सॉरी इलोंगेशन फैक्टर टीयू कर रहा था ना, वो काम यहां पे ये कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 अल्फा इक्विवेलेंट है इलोंगेशन फैक्टर टीयू के। पर अब आपको यह पता है कि यहां जब टीयू जीटीपीएज एक्टिविटी कर देता था, तो जीटीपीएज एक्टिविटी के बाद उस पे जीडीपी बन जाती थी, और उस जीडीपी को वापस से जीटीपी से रिप्लेस करने के लिए एक एक्सचेंज फैक्टर आता था टीएस साइकिल पड़ी थी। तो जो काम वहां प्रोकैरियोट में इलोंगेशन फैक्टर टीएस करता है, वही काम यहां पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 बीटा गामा नाम का प्रोटीन करता है। बीटा गामा, ये दो प्रोटीन हो गए। फिर अपने को अभी एक ट्रांसलोकेशन स्टेप की जरूरत पड़ेगी, वहां पर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर जी होता था, यहां पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 होगा। बाकी सारा काम सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा काम सेम टू सेम रहेगा, बस ये इतना सा होगा। अब जैसे ही फर्स्ट टीआरएनए मतलब सेकंड टीआरएनए आया ए साइट के अंदर, तो ए साइट में टीआरएनए के आने के बाद में क्या होगा, पेप्टिडल ट्रांसफरेज बाय 28S rRNA। वहां 23S rRNA था, यहां 28S rRNA लार्ज सब यूनिट का, सेम लाइक प्रोकैरियोट्स। ये लो प्रोकैरियोट के जैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वैसे ही होगा, ट्रांसलोकेशन बाय यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर
सॉरी मैंने यहाँ सेकंड नाम सही नहीं लिखे हैं। यह है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, यह है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर बीटा गामा, यह यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो बाई इलोंगेशन फैक्टर 2, और ये भी आप लिख सकते हो सेम लाइक प्रोकैरियोट, सेम लाइक प्रोकैरियोट। अब इसके अंदर फाइनल रिजल्ट क्या निकला? फाइनल रिजल्ट ये निकला कि जो अनचार्ज्ड टीआरएनए है वो बाहर निकल गया, जो पी साइट है उसके अंदर आ गया वो टीआरएनए जो ए साइट में हुआ करता था, ए साइट वापस खाली हो गई और ये एयूजी स्टार्ट कोडोन यहां आगे आ गया, मतलब उस डायरेक्शन के अंदर ये मूव हो चुका है। तो ये इतना सा हुआ। अब मैं आपको ये ऐसे दिखा देता हूं डायग्राम के फॉर्म में, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो सबसे पहले वही अपनी सेट हो रखा है पूरा सिस्टम, ए साइट खाली है। अब इस ए साइट के अंदर एक, जैसे इन्होंने जीसीसी कोडोन दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा जिसके ऊपर जीटीपी जुड़ी हुई है वो टीआरएनए लेके आता है एलानिन वाला। ये आएगा, इसकी जीटीपी एज एक्टिविटी होगी और जीटीपी एज एक्टिविटी होने से ये जीडीपी बन गया। तो एक साइकिल समझो, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा के साथ में जीडीपी जुड़ी हुई है, ठीक है। यहां पर एक फैक्टर एंटर करता है जिसका नाम है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा। इसकी एंट्री से जीडीपी निकल जाती है और ये एंटर हो गया तो जीडीपी की जगह ये जुड़ जाएगा। ये लो, ये जुड़ गया। अब उसके बाद में एक जीटीपी आती है, जीटीपी, और जीटीपी के आने से ये हट जाएगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा, ये हट जाएगा। इसके हटने से क्या होगा, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा के साथ वापस से जीटीपी जुड़ जाएगी और फिर ये टीआरएनए होगा, कोई भी अमीनो एसिड होगा उसके साथ में जुड़ेगा। बस ये अपना वापस से काम चालू कर देगा। इतना हो गया। फिर यहां पे आएगा पेप्टिडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तरीका सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही होने वाला है जैसा अपना प्रोकैरियोट्स के अंदर था। वैसे ही एन टर्मिनस है वो अटैक करेगा सी टर्मिनस के ऊपर, वो एक हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेगा, सेम टू सेम कहानी होगी। देन वैसे ही ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन के अंदर इलोंगेशन फैक्टर 2 है उसका काम होगा। और इसकी साइकिल सिंपल सी है। इसकी साइकिल में क्या होता है, इसकी साइकिल के अंदर ये होता है कि जीडीपी निकल जाती है और जीटीपी एंटर हो जाती है। जैसे इलोंगेशन फैक्टर जी था ना, वैसे के वैसा छोटा सा काम यहाँ पे होगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये हो गया अपने पास में कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन की। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर हमें यहाँ पे काम में लेने पड़ेंगे रिलीजिंग फैक्टर्स। अब मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे ध्यान से सुनते जाओ। पहला, यहां पे होता है क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर, इसका नाम है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1।
यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1। ठीक है, इसका काम क्या है, मैंने बताया था, इसका काम है टू रिकॉग्नाइज ऑल स्टॉप कोडॉन्स। ये सारे स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है, इसका काम ये है। ठीक, दूसरा क्लास 2 रिलीज फैक्टर्स। क्लास 2 के नाम पे यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3, ये क्लास 2 के नाम से है। इसका काम क्या है, इसका काम वो नहीं है जो प्रोकैरियोट के रिलीजिंग फैक्टर 3 का काम था। इसका काम है टू ब्रिंग यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 टू ए साइट ऑन स्टॉप कोडॉन, ऑन स्टॉप कोडॉन। ये लेके आता है 1 वाले को, ना कि रिलीज कराने का काम करता है। मेरी बात समझ में आई? वहां प्रोकैरियोट्स के अंदर जो 3 वाले फैक्टर थे ना, वो क्लास 1 वालों को निकालते थे, ये तो लेके छोड़ के जा रहा है। और ये ना जीटीपीएज प्लस जीटीपी के साथ में आता है, तो जीटीपीएज एक्टिविटी करके छोड़ के जाएगा उसको अकेले को, तो फिर निकालेगा कौन? यहाँ पे निकालने के लिए एक अलग से प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम है RLI1। RLI1 एक एटीपीएज होता है, एटीपीएज। इसका काम है along with eukaryotic releasing factor 1, it does राइबोसोम साइक्लिंग या राइबोसोम रिसाइक्लिंग, राइबोसोम रिसाइक्लिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और चीज नोट डाउन करके लिखने वाली सी बात है। ये क्या बात है? बात यह है कि यहां पे नो राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर कोई भी राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर्स है वो नहीं प्रेजेंट होते। वहां पर थे राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर्स, यहां पे नहीं है। काम कैसे होगा मैं वो तो बताने ही वाला हूं आपको। अच्छा, एक और चीज, देयर इज नो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 इन्वॉल्वमेंट इन राइबोसोम रिसाइक्लिंग। आप याद करो, डायग्राम देखो कि जब राइबोसोम की रिसाइक्लिंग होती है तो इलोंगेशन फैक्टर G, ट्रांसलोकेशन, वो फैक्टर काम करता है यहां पे, पर यहां पे काम नहीं करता। मतलब ट्रांसलोकेशन वाला स्टेप है वो यहां काम नहीं करेगा। तो ये भी एक अलग कहानी हो गई अपनी इसके बारे में। ठीक है, और चीज बताता हूं मैं। देखो, राइबोसोम्स की डीअसेंबली करने के लिए 2 फैक्टर्स हैं जिनका नाम है DOM34 और एक का नाम है HBS1। ये लास्ट में क्या करते हैं? राइबोसोम डीअसेंबली, डीअसेंबली। तो ये फैक्टर्स काम करेंगे। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखते रहो। जैसे सपोज करो कि ये कोई स्टॉप कोडॉन आया। अभी मैं एक बार राइबोसोम नहीं बना रहा, आप चीज समझिएगा, जहां जरूरत होगी वहां बना दूंगा। ये कोई पी साइट है और पी साइट के अंदर एक टीआरएनए बैठा हुआ है सबको लेके ऐसे, और जो ए साइट है
इसमें स्टॉप कोडॉन आ गया, कोई भी मान लो यूजीए, यूएजी, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, ये आ गया भाई। अब क्या करें? अब क्या करना है कि जो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 है ना, इसको लेकर के आएगा यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 विथ जीटीपी। ये लेके आएगा, ये लेके आएगा। तो फिर अब ऐसे बाइंडिंग करनी पड़ेगी, ये पी साइट, और यहां पे ये ए साइट में फैक्टर 1 जुड़ गया, और ये 3 है, ये 1 है। अब राइबोसोम बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि फैक्टर जो 3 है वो कहां जुड़ेगा? फैक्टर बाइंडिंग सेंटर में। यहां पे ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है, फैक्टर बाइंडिंग साइट। क्लियर? इतना काम हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। जीटीपीएज एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3, इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी होने के, अच्छा एक बार और चीज ध्यान रखना, ये जो 1 है इसके पास में वो GGQ मोटिफ है, GGQ। इसको QGG मत पढ़ना भाई, ये GG के मोटिफ है, तो आप इसको वैसे ही पढ़े GGQ। ठीक है, ये मोटिफ है। जब इसकी जीटीपीएज एक्टिविटी हो जाती है, ये छोड़ के चला जाता है यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 जीडीपी के साथ में। बस ये तो ऐसे मान लो उसको बिठाने के लिए आया था, जैसे ही वो बैठा, बैठते ही ये निकल गया अपना। ठीक है भाई, निकल गया तो अच्छी बात है। अब उसके बाद में क्या होगा कि पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस हुई, पेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस होने से पेप्टाइड चेन निकल गई। फिर ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो भी फोल्डिंग वोल्डिंग करनी है उसमें चली जाएगी, अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना। एन टर्मिनस सी टर्मिनस, ये निकल गई। इसके निकलने के बाद में एक एंट्री होती है, और वो एंट्री होती है RLI1 की, RLI1। जब RLI1 की एंट्री होती है तो ये RLI1 क्या करता है? ATPase एक्टिविटी करता है, RL1 ATPase, और इसकी ATPase एक्टिविटी होगी, ATPase एक्टिविटी। जब इसकी ATPase एक्टिविटी होगी तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 निकल जाएगा। इसके साथ साथ ये RLI1 विथ ADP भी निकल जाएगा। ये ATP के साथ आता है, ADP के साथ निकल जाता है। और इसके निकलने के बाद में वो डोम 34 और HBS1 आते हैं, और दोनों सब यूनिट से वो सेपरेट हो जाती है बस। और वो mRNA है वो भी सेपरेट हो जाएगा। सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं इसके साथ में। तो ये हो गई हमारे पास में राइबोसोम्स की रिसाइकलिंग। इतनी सी होती है और कुछ इसमें विशेष नहीं है। तो जितना मैंने आपको बताया वो अच्छे से आप प्रिपेयर करिए फॉर यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन, और रेगुलेशन के अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर बताता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।